सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, वरवत सेना बेतिया। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा का अध्ययन करेंगे। संज्ञा की परिभाषा एवं भेद को देखेंगे। आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे, जिसमें विकारी के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का अध्ययन करना है, और अविकारी के अंतर्गत क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा को देखेंगे। संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहा जाता है। परिभाषा है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा में किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, संज्ञा कहते हैं। इसके दूसरे प्रकार से परिभाषा हम दे सकते हैं, वो है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस चित्र में देखेंगे, ये संज्ञा है। इसके द्वारा बताया गया संज्ञा व्यक्ति से संबंधित है, वस्तु से संबंधित है, स्थान से संबंधित है और भाव से संबंधित है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव से संबंधित होने के कारण इसको परिभाषित हम करते हुए कह सकते हैं कि संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के बोध कराने वाले शब्दों को ही कहा जाता है। पुनः यहाँ देखेंगे संज्ञा, देखिए लिखा गया संज्ञा परिभाषा उसी प्रकार से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जो मैंने आपको 4 बताया था, वो देखिए, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण दिया गया है, राम, कन्नौज, घृणा, सोना, महात्मा गांधी, कक्षा, ये सभी संज्ञा के उदाहरण में आते हैं। ये देखिए, ये सभी संज्ञा के उदाहरण है। यहाँ देखिए, पुस्तक है, वृक्ष है, नदी है, ये जग है, गेंद है, यह बल्ला है और यह थर्मस है। सभी के द्वारा ये सारी चीज़ें बताई गई है कि यह सभी चीज़ें संज्ञा का ही बोध कराती हैं। यहाँ पे एक चीज़ें और देखने को मिल रहा है, संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद देखिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक 5 भेद होते हैं। इसको जानने के लिए हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे संज्ञा के अन्य उदाहरणों में देखेंगे। देखिए, संज्ञा अभी हम लोगों ने पढ़ा, संज्ञा प्राणी, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखिए, प्राणियों के नाम में मोर, घोड़ा, अनिल, किरण हो सकते हैं। वस्तुओं के नाम में अनार, रेडियो, किताब, संदूक इत्यादि हो सकते हैं। स्थानों के नाम में कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि हो सकते हैं। भावों के नाम में देखेंगे, वीरता, बुढ़ापा, मिठास, जवानी, ये सारी चीज़ें भावों के रूप में हो सकती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक ही नहीं, धर्मों का वाचक भी है। धर्म भी उससे सूचक प्रयोग होते हैं वस्तुओं के द्वारा, अर्थात वह वस्तु ही ऐसा प्रयोग है जिसमें प्राणी और अप्राणी वाचक होते हैं। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए जाते हैं। अर्थात इन वस्तुओं के आधार पर इस संज्ञा के भेद बांट दिए गए 2, कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। क्योंकि जातिवाचक के ही 2 भेद बांटे गए। ये सारी चीजें आगे हम देखेंगे। यहाँ देखेंगे, देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जो दिया गया है यहाँ पे, तो मुख्य रूप से हम देखेंगे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है।
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है। इसके आधार पर कई किताबों में 3 ही संज्ञा के भेद मिलते हैं। मुख्य रूप से जो संज्ञा के भेद मिलते हैं वह है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, यही 3 मिलते हैं। और यही देखिए आप, ये जातिवाचक जो है इसी के 2 भेद हो गए, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये तीनों और 2 ये, अब ये दोनों स्वतंत्र रूप अपना ले लिए हैं। इस प्रकार से संज्ञा के 5 भेद होते हैं और संज्ञा के 5 भेदों में ये इसका सामान्य रूप आता है। सामान्य रूप को हम देखेंगे, यहाँ पर दिया है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। अब हम इन सभी संज्ञा के भेदों का एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे व्यक्तिवाचक में जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वह शब्द जिससे किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम है फेमस, विशेष मतलब फेमस, विशेष का अर्थ हो गया यहाँ पे प्रसिद्ध व्यक्तियों से। जैसे देखिए रवीना है, सोनिया गांधी है, श्याम, हरि, सुरेश, सचिन, यानी जो भी नाम है ये सभी लगभग परिचित नाम होते हैं। हमारे आसपास भी ऐसे नाम मिल जाते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं व्यक्तियों के, विशेष व्यक्ति के नाम जिससे हम परिचित हो, जानते हो। अब वस्तु भी उसी प्रकार से होते हैं। वस्तु के नाम में कार, अब तो कारों के विभिन्न नाम आ गए हैं, नाम देकर पुकारा जा सकता है। और यातायात का यह एक ही साधन है, इसलिए एक माध्यम है, इसलिए कार को हम एक व्यक्तिगत, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ले लेते हैं। अगर यातायात के साधन कर दिया जाता तो फिर वह जातिवाचक हो जाता। यहाँ पे एक माध्यम है कार, इसलिए व्यक्तिवाचक में आया है। टाटा चाय, कुरान, गीता, रामायण इत्यादि ये सभी वस्तुओं के नाम है। देखिए ये पुस्तकों के नाम है। इससे अभी धर्म की बात कही गई है, पीछे हम लोग पढ़ा कि इसके द्वारा धर्म की बात, तो ये मुस्लिमों का धर्म ग्रंथ है, यह हिंदुओं का दोनों ग्रंथ है। अब देखेंगे स्थान का नाम में ताजमहल है, कुतुब मीनार है, जयपुर है, और भी नाम हो सकते हैं स्थान में जो प्रसिद्ध हों। यहाँ पे देखिए दिशाओं के नाम दिया गया है। दिशाओं के ये उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व 4 दिशाएं हैं, जबकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिशाएं 10 होती है। और 10 दिशाओं के नाम हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यदि कह दिया जाएगा कि दिशा, तो दिशा जो हो जाएगा वह जातिवाचक में हो जाएगा, और यदि नाम हो गया तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। देशों के नाम में भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा ये सभी व्यक्तिवाचक हैं। राष्ट्रीय जातियों के अंदर भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और भी उदाहरण है, आगे हम देखेंगे। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, वोल्गा, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, यानी ये सभी नदियों के नाम हैं, इसलिए यह नदियों के नाम होने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि केवल कह देता नदी तो जातिवाचक हो जाता। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों, सड़कों के नाम में देखिए वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिशन रोड, अशोक मार्ग, जैसे चेक पोस्ट हो जाएगा, ITI चौक, मीना बाजार, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। ऐतिहासिक युद्धों के नाम यदि आते हैं, एक सिंगल युद्ध का यदि केवल स्वतंत्रता संग्राम कह दिया जाएगा तो जातिवाचक हो जाएगा। यही कह दिया गया 1857 की क्रांति, तो सीधे हो जाएगा व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार से यहाँ दिया है पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। दिनों महीनों के नाम भी, ये सब दिन महीनों के नाम जो दिया है ये सब व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएंगे। त्यौहार और उत्सवों के नाम भी, ये सब होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयदशमी, ये सभी आएंगे
व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से एक ही जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी एक ही जाति के सभी प्राणियों अथवा एक ही जाति के सभी वस्तुओं का बोध होता है तभी वह जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि उसी जाति से प्राणी या वस्तु का नाम हो गया तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ध्यान देंगे, उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार के प्राणी हैं, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। यह वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, यानी इनमें से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वस्तु का बोध करा रहे हैं, जैसे स्कूटर हो गया, ये आपका खिड़की हो गया, ये वस्तु का बोध है। बाकी सभी स्थान का बोध है। यहाँ पे प्राणी का बोध है, बच्चा, जानवर, अध्यापक, बाकी सब स्थान का बोध है। तो इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे देखिए, लड़का से राजेश, सतीश, दिनेश आदि सभी लड़कों का बोध हो सकता है, अन्य भी नाम हो सकते हैं। पशु पक्षियों से यहाँ पे बना लेंगे पक्षी, पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि नदियों का बोध होता है। यदि ये नामों का हम जो जिक्र कर रहे हैं, ये सभी नाम है जो यहाँ पे सब नाम दिया गया है, यह अगर आ गया तो वह जातिवाचक न होकर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पर वस्तु हो, लड़का हो, पशु पक्षी हो, नदी हो, मनुष्य हो, पहाड़ हो, ये जातिवाचक होगा। यदि इनके नाम यदि आ गए, जैसे वस्तु वाले हमने देखा मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम, गंगा, यमुना, कावेरी, इन सभी का यदि नाम आ गया तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और केवल इनके द्वारा यदि बोध होता है तो वह क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी के अंतर्गत आएगा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था, क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं। यानी इनके द्वारा कोई कार्य हो रहा है, कार्य करने का बोध हो रहा है। जैसे थकान, साहस, वीरता, चढ़ाई, हंसी, ये सभी एक क्रिया की अवस्था का बोध करा रहे हैं। बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, यह सब एक उम्र की अवस्था बता रहे हैं, एक समाज की अवस्था बता रहे हैं, गरीबी, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा होगा। अतः परिभाषा जो होगा जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव, अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण में देखेंगे, उत्साह दिया गया है, ईमानदारी, बचपन। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव होता है, यानी मन में उत्साह होगा। आप सभी हिंदी का यूट्यूब क्लास पढ़ रहे हैं तो मन में उत्साह होगा कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, तो ये मन में जो भाव है यही हमारा भाववाचक संज्ञा आएगा। ईमानदारी, गुण का बोध होता है, आप कितने ईमानदारी से अपना कार्य करते हैं, कितने ईमानदारी से अपना नोटबुक तैयार करते हैं, यह आपके गुण का बोध कराएगा, आपके व्यक्तित्व का विकास करेगा। बचपन, जो आप बचपन जी रहे हैं वह आपके जीवन की एक अवस्था दर्शाता है। कल आप भी गुरुजी बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, सेना में जाएंगे, तो वह एक आपके वह जवानी के दिन आएंगे जिसे हम कहते हैं कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युग होता है, वह जहां हम कुछ बनकर समाज को दिखाना चाहते हैं। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। अब जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं द्रव्य, द्रव्य का मतलब हो गया कुछ ठोस या तरल भाव होगा। द्रव्य में कुछ ठोस या तरल पदार्थ होगा जिसमें धातु भी हो सकते हैं, अधातु भी हो सकते हैं।
सामान्यतः दो तरीके इसको हम जान सकते हैं, पहचानने के बड़े आसान तरीके हैं। एक तो हम ये जानेंगे कि इसमें ठोस या तरल होगा, धातु या अधातु होगा। दूसरा कारण है कि इसे हम नाप या तौल सकते हैं, इसे गिन नहीं सकते हैं, यह गणना में नहीं आ सकते हैं, इसे केवल नापा या तौला जा सकता है, इसे मापा जा सकता है बस, इसलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में रखते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे कोयला, पानी, तेल, घी, लोहा, सोना, चांदी, हीरा, चीनी, फल, सब्जी, इसे हम गिन नहीं सकते हैं, इसे हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, इसीलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। समूहवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, जहाँ पर समूह हो या तो व्यक्तियों का या वस्तुओं का हो, इसमें दो ही कंडीशन होंगे, या तो व्यक्ति होगा या वस्तु होगा, उसी का समूह होगा, उन्हीं के द्वारा ही समूहवाचक संज्ञा बनता है। इसमें स्थान का कोई रोल नहीं होता है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे यहाँ पे दिया है भीड़, भीड़ में व्यक्ति ही तो जुटेंगे। मेला, मेला में तो व्यक्ति ही रहेंगे। सभा, कक्षा, सभी भैया बहन कक्षा में रहते हैं। परिवार में आप सभी लोग हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों का ढेर रहता है। झुंड में पशु भी जाते हैं, जानवर भी चलते हैं। गिरोह, गिरोह एक डाकू वगैरह जो गिरोह बनाकर चलते हैं। सेना, दल, दल का मतलब है गुट, गुच्छा, चाबियों का गुच्छा हो सकता है, अंगूरों का गुच्छा हो सकता है। दल, जो एनसीसी या स्काउट में होते हैं, दल बनाकर चलते हैं, टुकड़ी बनाकर चलते हैं। तो जहाँ पर आपको समूह का बोध हो रहा है, जहाँ कुछ एक से अधिक जहाँ पे लोग रहते हैं या एक से अधिक जहाँ वस्तुओं का बोध हो रहा है, सीधे सीधे उसको हम समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में रख सकते हैं। अर्थात जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हों और जहाँ पर एक से अधिक वस्तुओं का बोध हो रहा हो, उसे हम समूहवाचक संज्ञा की श्रेणी में रख सकते हैं। सभी भैया बहन अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे व्याकरण को, और जो चीज़ें वीडियो देखने के बाद भी समझ में न आए तो मेरे व्यक्तिगत नंबर पे आप फ़ोन करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मेरा व्यक्तिगत नंबर जो है वो आप लोगों के ग्रुप में भी है, ये नोट भी कर लीजिए, 8574770322। ये मेरा नंबर है, इससे आप जानकारी ले सकते हैं जो चीज़ें आपको समझ में न आई हों। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए गृह कार्य है, गृह कार्य को नोट कर लेंगे और कल शाम तक मुझे गृह कार्य मेरे इस पर्सनल नंबर, जिसे व्हाट्सएप नंबर भी है, आप लोग उस पर भेज दीजिएगा, जिससे मैं ये भी जानूं कि आप लोग वीडियो कितना देखते हैं, कितना पसंद करते हैं और कितना आप लोग सक्रिय हैं। ये सारी चीज़ें मैं देख पाऊँगा। आप मेरे इस व्यक्तिगत नंबर पे गृह कार्य को बनाकर भेजेंगे, और गृह कार्य में है कि आपको अर्थ के आधार पर शब्द के सभी भेद उदाहरण सहित लिखकर मुझे भेजना है। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।